Hello, good morning, dear students. Once again, I welcome you in AVM online classes. Last time, we started the reading of chapter The Portrait of a Lady by Khushwant Singh, and hope you have understood it. Well, today we will complete the remaining part of this chapter. And before starting the chapter, let us recapitulate the previous part कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर का पोर्ट्रेट जो है ऑथर ने यहाँ वर्ड्स के थ्रू क्रिएट करने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है उसकी दादी एक बूढ़ी महिला है। हर एक व्यक्ति के ग्रैंड पेरेंट्स जिस तरह से बूढ़े होते हैं वैसे ही उसकी भी दादी बूढ़ी है, और 20 सालों से कहता है कि उसकी दादी की एज जो है बिल्कुल वैसी ही है, जहाँ पहले थी वहीं अब रुकी हुई है। किसी तरह की उसमें कोई प्रोग्रेस उसे नहीं लगती है। उसे नहीं लगता कि उसकी दादी और ज़्यादा बूढ़ी हो सकती है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग उसकी दादी इतनी टेरिबली ओल्ड है, इतनी ज़्यादा बूढ़ी है कि उससे ज़्यादा बूढ़ी वो और हो भी नहीं सकती। और जब कभी उसे ये बताया जाता है कि उसकी दादी जो है वो भी कभी यंग थी, प्रीटी थी, तो ऑथर का दिमाग जो है वो इस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। फिर डिस्क्राइब किया गया कि किस तरह से उसकी दादी जो है वो वाइट स्पॉटलेस कपड़े पहन करके, एक हाथ में रोजरी बीड्स हैं और दूसरा हाथ अपनी बैक के ऊपर रख करके जो है वो अपने शरीर को बैलेंस करते हुए अपने ही घर में वॉबल करती हुई यहाँ वहाँ घूमा करती थी। फिजिकल डिस्क्रिप्शन, अपीयरेंस को डिस्क्राइब करने के बाद खुशवंत सिंह जो है वो आगे फिर रिलेशनशिप की बात करता है कि उसका अपनी दादी के साथ किस तरह का रिलेशन रहा है। और यहां देखिए खुशवंत सिंह ने वर्ड यूज किया है कि दैट दे बोथ वर गुड फ्रेंड्स, कि दोनों ही जो है बहुत अच्छे दोस्त थे। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन भी कि खुशवंत सिंह के पेरेंट्स जो हैं वो जब शहर में काम करने के लिए चले जाते हैं कि वहाँ जब तक वो वेल सेटल नहीं हो जाते तो इस बच्चे को जो है उसकी ग्रैंड मदर के पास छोड़ दिया जाता है गांव में, जहाँ उसकी दादी जो है उस बच्चे के साथ स्कूल भी जाती है, उसको स्कूल के लिए सुबह उठा करके तैयार करती है, नहलाती है, कपड़े पहनाती है, और उसका जो भी स्कूल किट है, स्लेट्स वगैरह की बात की गई है, जिस तरह से प्राचीन समय में जो चीज़ें होती थी वो चीज़ें उसके लिए तैयार करती है, उन्हें दे देती है। और वो भी उसके साथ स्कूल जाती है क्योंकि स्कूल के साथ में ही मंदिर था, जहाँ इतने समय बैठ करके वो अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा करती थी, अपनी पूजा पाठ किया करती थी। और जब उसकी पढ़ाई खत्म होती बच्चे की तो दोनों जो हैं ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडसन वापस इकट्ठे आ जाया करते थे। लेकिन जैसे ही उसके पेरेंट्स जो हैं वो वेल सेट हो जाते हैं शहर में तो दोनों को वहाँ बुलवा लिया जाता है। और ये जो शिफ्ट है उनका गांव से शहर में होना, उस चीज़ को ऑथर ने एक्सप्लेन किया है एज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, कि ऑथर ऐसा मानता है कि ये गांव से शहर चले जाना उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट लेकर के आया, क्योंकि अब उसकी दादी जो है वो स्कूल छोड़ने नहीं जाया करती थी, नहीं जा सकती थी, कि बच्चा एक इंग्लिश स्कूल मीडियम में पढ़ता है, मोटर बस से, वैन से जो है वो स्कूल जाता है, और उसे फिर जिस तरह की जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वहाँ भी उसकी दादी जो है वो कंफर्टेबल नहीं है कि उन सारी चीज़ों को, उसकी पढ़ाई, वो इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करवा सके, वो चीज़ें जो है उसे करवा सके। खुशवंत सिंह जब अपनी दादी को इन्फॉर्म करता है कि उसे किस तरह की चीज़ें सिखाई जा रही हैं, क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ बात आती है म्यूज़िक लेसन्स की। और ये चीज़ जो है वो ग्रैंड मदर को बेहद परेशान करती है, दुखी करती है। और इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि पहले समय में जो है जो उच्च वर्ग के लोग थे वो गाने बजाने को लेकर के, म्यूजिक को लेकर के, नाचने को लेकर के, इस तरह की चीज़ों को अच्छा नहीं मानते थे। इन चीज़ों को जो है लो क्लास जो पीपल होते हैं उन लोगों के साथ जोड़ करके देखा जाता था, जिन लोगों का पेशा होता था दूसरे लोगों को एंटरटेन करना, खुश करना, या फिर भिखारियों के लिए, बेगर्स वगैरह के लिए इस तरह की चीज़ें मानी जाती थी। तो ग्रैंड मदर जो है वो बेहद परेशान होती हैं, निराश होती हैं, लेकिन कुछ कहती नहीं है और एक चुप्पी साध लेती हैं। और उनकी ये चुप्पी ही ये इंडिकेट करती है कि वो इस बात को पूरी तरह से डिसअप्रूव करती हैं। और उसके बाद बड़ा रेयरली ही जो है उस ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर के बीच में बातचीत हुई होगी। तो यहाँ तक ये वो था जो हमने पहले पढ़ लिया था। नाउ लेट अस स्टार्ट।
टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी। यहाँ से इसको हम आगे पढ़ेंगे और अपनी बुक के ऊपर फोकस करें। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन। अब ऑथर कहता है कि अभी तक तो वो ठीक है कि ग्रैंड मदर के साथ एक ही कॉमन रूम शेयर कर रहा था, लेकिन अब जब वो पढ़ने के लिए हायर स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटी में जाता है तो कहता है मुझे अपना एक अलग से कमरा दे दिया गया। तो वो जो एक कॉमन लिंक था उनकी फ्रेंडशिप का, दैट वॉज ऑल्सो स्नैप्ड, वो भी स्नैप्ड हो गया। स्नैप्ड हो जाना, ब्रोक हो जाना, दैट वॉज ऑल्सो ब्रोकन, कि वो भी टूट गया, वो कॉमन लिंक भी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। और देखिए फिर एक और कैरेक्टरिस्टिक उस ओल्ड लेडी की, जैसे ऊपर बताया गया कि किस तरह के कोई शोर शराबा नहीं किया, किसी को कुछ नहीं कहा बहुत ज़्यादा, और उन्होंने उसके बच्चे की जिस तरह की जो एजुकेशन चल रही थी उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वो साइलेंट हो गई। यहाँ भी कुछ ऐसा ही कि अब जब ऑथर को एक अलग कमरा दे दिया जाता है तो जो ग्रैंड मदर है वो इस सेक्लूजन लोनलीनेस, कि उन्हें अकेला रहना है, बूढ़ी महिला है, उसको अपने कमरे में अकेला रहना है, तो वो उसको जो है शहर से ही स्वीकार कर लेती है पूरी तरह से। यानी कि बिना किसी विरोध के, किसी तरह की कोई हाई तौबा नहीं मचाई, कोई विरोध नहीं किया कि नहीं नहीं मैं यहाँ, अगर ये यहाँ रहेगा तो मैंने कौन सी इसकी पढ़ाई में किसी तरह से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है, कोई बाधा डालनी है, मैं किसी तरह से परेशान नहीं करूँगी, ऐसे वैसे कोई मतलब किसी तरह की बातचीत नहीं। शी एक्सेप्टेड इट। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और इसके अलावा यहाँ शहर में आने के बाद अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा जो बन चुका था स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील जो चरखा वगैरह चलाया जाता है, पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन आज इस मॉडर्न लाइफ में हमें इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो वो चरखा जो है वो अपनी स्पिनिंग व्हील के ऊपर जो है अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसी तरह से बिताया करती थी। ठीक है, यानी कि किसी से बातचीत करना दैट वॉज वेरी रेयर फॉर दैट लेडी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सनराइज से लेकर के सनसेट तक वो अपने उस स्पिनिंग व्हील के पास बैठ करके उसे चलाती थी, अपनी प्रेयर्स को रिसाइट करती थी, अपनी प्रार्थनाएं करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ दोपहर के समय जो है थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स जिस समय किया करती थी, जिस समय वो स्पैरोज को फीड किया करती थी, उन चिड़ियाओं को जो है रोटी के टुकड़े वगैरह, दाने वगैरह जो डाल दिया करती थी। वाइल शी सेट इन द वरंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, यानी कि उस समय वरंडा में बैठ करके बाहर जो है और वहाँ उन रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके जो है उन चिड़ियाओं को, उन स्पैरोज को डाल दिया करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग्स। और उस समय सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी जो हैं वो उसके आसपास वहाँ इकट्ठे हो जाया करते थे, चारों तरफ से उसे घेर लेते थे। ए वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग्स, वेरिटेबल, रियल, और बेडलेम की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा शोर करना, ग्रेट नॉइस, बेडलेम ऑफ चिरपिंग्स, कि उनकी जो चिरपिंग है, जो साउंड है, उसकी बहुत ज़्यादा शोर जो है वो उस समय वहाँ होता था, उन चिड़ियाओं का वो चहचाना। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और कुछ तो आकर के उसकी टांगों के ऊपर जो है पर्चिंग करना, बैठ जाना। सिट, पर्च मीन्स सिट, कि वो उसके पैरों के ऊपर आकर के बैठ जाया करती थी। एंड अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उसके कंधों के ऊपर आकर के। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो यहाँ तक कि उसके सिर के ऊपर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, स्माइल करती रहती थी ग्रैंड मदर, लेकिन कभी उन्हें शू नहीं करती थी। शू करना, भगाना, उड़ा देना उन्हें। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये ग्रैंड मदर के लिए पूरे दिन भर में आधा घंटा जो है सबसे हैप्पीएस्ट होता था, सबसे खुशी के पल होते थे, कि जिस समय वो बेहद खुश हुआ करती थी। इसके बाद जो है ऑथर अब अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए डिसाइड करता है कि वो अब्रॉड जाएगा, विदेश जाएगा।
तो ऑथर कहता है कि व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो कहता है मुझे इस बात को लेकर के पूरा विश्वास था कि इस बात को सुन करके, इस बात को जान करके मेरी ग्रैंड मदर जो है वो निश्चित ही अपसेट हो जाएंगी, दुखी होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, कि मुझे 5 साल उनसे दूर रहना था, अलग रहना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी जो उम्र थी उसके हिसाब से कोई भी कुछ नहीं कह सकता था। कोई भी कुछ कहना, यानी कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो जितनी ओल्ड है, ऑथर को नहीं लगता था कि वो कितने साल और जिंदा रहें, क्योंकि ऑथर को 5 साल के लिए जाना था। और उस समय में, जिस समय की बात की जा रही है, एंशियंट टाइम में, बाहर जाने के बाद जाना आना ये कोई इतना आसान काम नहीं होता था, और जाने में ही काफ़ी दिन लग जाते थे, लगभग महीने भर के आसपास भी समय लग जाता था, जिस तरह के उस समय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे। तो कहता है कोई नहीं कह सकता था उनकी एज के अकॉर्डिंग कि ऑथर जो है वापस आएगा, तब तक वो होंगी भी या नहीं होंगी। कहता है बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन कहता है मेरी ग्रैंड मदर वो ऐसा कर सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और कहता है यहां तक कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो सेंटिमेंटल भी नहीं हुई इस बात को जान करके, जब उन्हें ये पता लगा कि ऑथर जो है वो बाहर जा रहा है, उसे विदेश भेजा जा रहा है 5 साल के लिए, वो इमोशनल भी नहीं हुई। कहता है शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, कहता है वो मुझे छोड़ने स्टेशन तक आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। कहता है लेकिन कुछ नहीं बात की उन्होंने, मुझसे कुछ नहीं कहा, ना किसी तरह के इमोशंस दिखाए, कोई भावुकता उन्होंने दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और उनके जो होंठ थे वो, जिस तरह से पहले बताया गया कि हमेशा वो अपनी प्रेयर्स में, अपने ईश्वर की प्रार्थना में बिजी रहती थी, उस समय भी ऐसा ही था। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उस समय उनका मन पूरी तरह से अपनी प्रेयर्स में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उस समय उनकी उंगलियां भी, जो फिंगर्स थी वो भी बीड्स ऑफ रोजरी, यानी कि अपने वो जो माला है उसके मनियों को फेरने में लगी हुई थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और कहता है फिर उसके बाद उन्होंने साइलेंटली मेरे फॉरहेड के ऊपर, मेरे माथे के ऊपर जो है, उन्होंने वहां मुझे किस किया। और कहता है जब मैं वहां से जा रहा था तो मैंने फील किया, आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट। चेरिश मीन्स कि जो चीज़ काफ़ी प्रिय हो, यानी कि अब उसकी दादी, उसके पास जो है दोनों के बीच काफ़ी अफेक्शन रहा है, एक बहुत गहरी क्लोज रिलेशनशिप रही है। तो कहता है वो चीज़ जो है मुझे बहुत प्रिय लगी, और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये आखिरी फिजिकल कांटेक्ट है हम दोनों के बीच, क्योंकि जैसे ऊपर बताया गया कि उनकी जितनी एज थी और जितनी वो बूढ़ी हैं, तो उस चीज़ को लेकर के ऑथर जो है बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि जिस समय वो वापस आएगा उस समय उसकी दादी उसे मिलेंगी। बट दैट वॉज नॉट सो, कहता लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। और कहता है 5 साल बाद मैं वापस आया अपने घर, और वो उसको लेने के लिए स्टेशन पर थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, कहता है एक दिन भी और ज्यादा बूढ़ी नजर नहीं आ रही थी, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो उन्हें छोड़ करके गया था। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, कहता है लेकिन अब भी, आज भी, कि मैं 5 साल बाद वापस आया हूं विदेश से, लेकिन आज भी उनके पास कोई शब्द नहीं थे कहने के लिए, यानी कि शब्दों के लिए समय ही नहीं था उनके पास कि वो मुझे कुछ कहें। एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और कहता है जिस समय उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा, उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया अपनी बाहों में भर करके, उस समय मुझे उनकी वो प्रेयर्स जो रिसाइट कर रही थी, वो जो अपनी प्रार्थनाएं कर रही थी, अपना भजन कीर्तन कर रही थी, वो आवाजें मुझे सुनाई दी, मैं उन्हें सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। और कहता है मैं जिस दिन वापस आया उस दिन भी मेरी ग्रैंड मदर के लिए जो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स थे दिन के,
वो उनके अपनी उन स्पैरोज के साथ ही थे जिन्हें वो फीड किया करती थी। इतने लंबे समय से उन्हें वो रोटी खिलाती आ रही हैं, उन्हें खाना खिलाती हैं। एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स, फ्रिवलस रिब्यूक्स, फ्रिवलस दिखावटी, जिसमें सीरियसनेस ना हो, सिर्फ दिखावे के लिए जो किया जाए। एंड रिब्यूक्स, डांटना, यानी कि उन चिड़ियाओं को जो आकर के जिस तरह से पहले बताया गया कि उनके पैरों पर बैठ गई, कंधों पर बैठ गई, सिर के ऊपर बैठ गई, तो ओल्ड लेडी जो है उन चिड़ियाओं के साथ जो है झूठा दिखावे का जो है डांट फटकार उन्हें लगाती है। यानी कि ये भी उनके प्रेम का ही उन चिड़ियाओं के साथ जो है एक तरह का प्रदर्शन है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और कहता है शाम को एक बदलाव हुआ उनमें, एक चेंज आया। शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने कोई प्रेयर नहीं की, कोई प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। और कहता है शाम के समय उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की, और जो हमारे अड़ोस पड़ोस की जो महिलाएं थी उनको इकट्ठा किया और उन्होंने एक पुराना सा ड्रम लेकर के और गाना बजाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सेगिंग, शेगिंग मीन्स यानी कि जो ड्रम के साइड में जिसको हम बीट करते हैं वो काफ़ी थोड़ी कई बार लूज हो जाए, तो उस तरह से जो है वो काफ़ी घंटों तक जो है उसको थंप करती रहती हैं, उसकी उस स्किन को। सैगिंग स्किन जो है, डाइलेपेटेड ड्रम की बात की गई है। डाइलेपेटेड ड्रम जिसको दोनों तरफ से पीटा जाता है, यानी कि दोनों तरफ से जिसे बजाया जाता है, ढोलक वगैरह जिसे कहा जाता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो ढोलक होता है वो, तो उसको जो है वो दोनों तरफ से बजा करके पीट करके जो है जिस तरह से नाचने गाने का जो है वो प्रोग्राम किया जाता है, गीत गाए जाते हैं। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, यानी कि जिस समय पहले समय में जो योद्धा युद्ध वगैरह जीत करके वापस आया करते थे तो उनकी जो गाथाएं गाई जाती थी, उनके सम्मान में जिस तरह से जो गीत गाए जाते थे, कुछ इसी तरह से ऑथर का जो विदेश से वापस आना है उसको सेलिब्रेट किया जाता है उसकी ग्रैंड मदर के द्वारा, इस तरीके से कि महिलाओं को इकट्ठा करके और गीत गाए जाते हैं। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्ट्रेनिंग, और कहता है हम सभी को मिलकर के उन्हें मनाना पड़ा, उन्हें एग्री करना पड़ा, इस बात के लिए कन्विंस करना पड़ा कि वो रुक जाएं, वो और ज़्यादा ऐसा ना करें, क्योंकि इससे उन्हें स्ट्रेन होगा, काफ़ी थकावट हो जाएगी, थक जाएंगी, बीमार हो जाएंगी। एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट शी डिडंट प्रे। और खुशवंत सिंह जी हमें बताते हैं कि ये पहली दफ़ा था कि मैं जब से उन्हें जानता हूं कि उन्होंने उस दिन प्रेयर नहीं की, प्रार्थना नहीं की। अदरवाइज ऑथर ने कभी नहीं देखा कि उनकी दादी ने इस काम को छोड़ा हो। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। एंड इट वॉज ए माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था उन्हें। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने भी कहा कि ये ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, कहता है लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो बिल्कुल अलग तरीके से सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, तो उन्होंने बताया कि देखो मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मेरे पास और समय नहीं है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि उनके जीवन का वो आखिरी चैप्टर, यानी कि उनके जीवन का वो अंतिम पड़ाव था, जो जीवन का अंत था, उससे कुछ घंटे पहले की ही ये बात है, उन्होंने ऐसा कहा। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, कि उन्होंने प्रेयर छोड़ दी थी, प्रार्थना नहीं की थी। तो अब वो जो है शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, तो कहती देखो पहले छोड़ दी थी मैंने प्रार्थना, अब मैं बिल्कुल और कोई समय व्यर्थ नहीं करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ बात करके, बातों में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहती हूँ समय को। अब मैं आखिरी समय में अपने ईश्वर को याद करना चाहती हूँ, अपनी प्रार्थना में अपने समय को लगाना चाहती हूँ, जो भी मेरे पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है। वी प्रोटेस्टेड, हम सभी ने उस बात का विरोध किया, यानी कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इस बात को लेकर के विरोध करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आप ऐसे ना करें, आप रेस्ट करें, ये है, इस चीज़ को लेकर के देखा जाता है। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट
लेकिन उसने हमारे उस प्रोटेस्ट को, उस विरोध को इग्नोर कर दिया पूरी तरह से। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और उसके बाद बड़ी आराम से शांति से अपने बेड में लेटे लेटे अपनी प्रार्थना करती हैं, अपने उन बीड्स को जो है टेल करते हुए, अपने मणियों को फेरते हुए माला के। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, कि हम किसी प्रकार का कोई संदेह भी कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनके जो लिप्स थे जो प्रेयर में मूव कर रहे थे वो स्टॉप हो गए, और उनके हाथ में जो रोजरी थी वो उनकी उन लाइफलेस फिंगर्स से नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और कहता है एक बड़ा ही शांत सा फेडिंग कलर जो होता है, फेडेड कलर बिकमिंग, यानी कि जो लाइफलेस व्यक्ति हो जाए उस समय उसका चेहरा जिस तरह से हो जाता है, बिल्कुल कहता है उस तरह से उस समय उनका चेहरा हो गया था, और हम सभी जानते थे कि अब वो इस संसार में नहीं रही। शी वॉज नो मोर। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, कहता है हमने उनको बिस्तर से उठाया, वहां से उतारा उनको, यानी कि जिस तरह से जो कस्टम होता है कि जो डेड बॉडीज हैं उनको बेड वगैरह के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर नहीं रखा जाता है, और जो रिवाज है उसके अनुसार हमने उनको जो है नीचे ग्राउंड के ऊपर लेटाया। बॉडी को कवर किया गया विद ए रेड शाउट, एक लाल रंग के कफन के साथ। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, और विलाप करने, कुछ घंटों के विलाप करने के बाद जो है, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, कि फिर उनके अंतिम संस्कार की अरेंजमेंट्स वगैरह करने के लिए जो है हमने उनको वहाँ छोड़ दिया। यानी कि काफ़ी समय वो शोकाकुल रहे, काफ़ी देर जो है उन्होंने अपना शोक व्यक्त किया, और उसके बाद जो है फिर आखिरी की उनकी अंतिम क्रिया के अरेंजमेंट्स के लिए जो है उन्हें वहाँ वो छोड़ करके चले जाते हैं। इवनिंग के समय, जिस समय वो वापस उस रूम में गए जहाँ उनकी दादी जो है वो उनको लेटाया गया था, और किस चीज़ के साथ, एक क्रूड स्ट्रेचर कहा जाता है, जो लकड़ी वगैरह से डेड बॉडी को ले जाने के लिए जो अर्थी तैयार की जाती है, जो लकड़ियों के साथ एक स्ट्रक्चर सा बनाया जाता है, उसको कहा जाता है क्रूड स्ट्रेचर। उनको सीमेटेड करने के लिए, उनकी जो है अंतिम विदाई के लिए। तो कहते हैं द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरंडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, कि उस समय जो है सन सेटिंग का टाइम हो रहा था, और जो सूरज जिस समय नीचे जाता है तो वहाँ जो रोशनी है उसकी, वो उसके कमरे के अंदर तक जो है उसको रोशन करती है। वरंडे में भी जो है गोल्डन लाइट, उसकी जो सुनहरी रोशनी है वो वहाँ गिर रही है सूरज की। तो कहता है वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, कि आंगन में हम आधे ही गए थे कि वहाँ जा करके रुक जाते हैं, कि पूरे का पूरा जो वरंडा है और उनका जो कमरा था जहाँ उनकी डेड बॉडी है, कहते अब भी वो जो है रेड श्राउड में, उस लाल कफन में ही लिपटी हुई थी। कहते हैं लेकिन थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों की संख्या में चिड़ियां जो हैं, स्पैरोज जो हैं, वो बर्ड्स जो थे जिन्हें वो फीड किया करती थी, वो यहाँ वहाँ बैठे हुए थे। देयर वॉज नो चिर्पिंग, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं, उनकी चहचहाने की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही थी, बिल्कुल साइलेंट। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, कहता है हमें उन बर्ड्स के लिए बड़ा सॉरी फील हुआ, बड़ा खेद महसूस हुआ। और कहता है मेरी मदर जो है वो जाकर के अंदर से कुछ ब्रेड ले आई, और बिल्कुल जैसे मेरी ग्रैंड मदर छोटे छोटे टुकड़े करके उनके जो है उनके सामने डाल दिया करती थी, उनको फीड किया करती थी, वो उनके आगे डाल दिए गए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, तो कहता है जो स्पैरोज है उन्होंने उन ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं, किसी तरह से कोई नोटिस नहीं किया। एंड वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर कॉप्स डेड बॉडी, और जिस समय हम मेरी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को लेकर के वहां से गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, कि वो जो स्पैरोज थी, जो बर्ड्स थे, वो भी वहां से चुपचाप उड़ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और कहता है अगली सुबह जो स्वीपर है, जो सफाई वाला है, उसने जिस समय वहाँ स्वीपिंग की, सफाई की, तो वो जो ब्रेड क्रम्स थे उनको उठा करके डस्टबिन में डाला। इट मीन्स कि वो जो ब्रेड थी उनको उन स्पैरोज ने नहीं खाया। इट मीन्स कि वहाँ लास्ट मोमेंट में उनकी वहाँ जो गैदरिंग है, इट वॉज देयर ट्रिब्यूट टू द ओल्ड लेडी, कि उस बुजुर्ग महिला के प्रति उन पक्षियों की, उन स्पैरोज की भी श्रद्धांजलि थी। वेल, इट्स ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर नंबर 1,
किस तरह से जो है ऑथर अपनी ग्रैंड मदर को लेकर के ट्रिब्यूट पे कर रहा है यहाँ भी, यानी कि उनका अपना जो स्पेशल रिलेशन रहा है उस चीज़ को बताते हुए, और अपनी दादी को जो है उन्होंने एक तरह से अमर कर दिया है इस पोर्ट्रेट के थ्रू, इस राइटअप के थ्रू। रीड करेंगे आप चैप्टर को। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ हैं, ये आपके पास इस पेज के ऊपर। 3 फेजेस ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप की बात की गई है ग्रैंड मदर के साथ। 3 रीजन्स की वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मोस्ट ऑफ दे विल बी रिटन बाय यू, आपके द्वारा लिखे जाएंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन को लेकर के कहीं किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो, आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या आप क्वेश्चंस लिखेंगे। 3 यहाँ हैं, 5 क्वेश्चन ये हो गए आपके पास। इसके बाद टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, यहाँ भी आप 3 क्वेश्चन, फर्स्ट 3 टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के भी 1, 2, 3 क्वेश्चन आप करेंगे, 4th को आप छोड़ सकते हैं। ये चीज़ें आप करेंगे। ये क्वेश्चन हो गए आपके पास 5 + में 3, 8 क्वेश्चंस हो गए हैं आपके पास। 8 ये क्वेश्चंस लिखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें आप इस बात को, चैप्टर को डिटेल में पढ़ें। क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है, आंसर आपका इन्हीं 4 पेजों में रहेगा, इससे बाहर नहीं होगा। क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको क्वेश्चन समझ भी आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पूछा गया है और मुझे कितना आंसर लिखना है। तो बेटा आप सभी जो हैं इन 8 क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखें, करें इनको साथ के साथ। और फिर भी किसी तरह की कहीं कोई परेशानी रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, मेक ए कॉल टू मी, आई विल हेल्प यू। और किसी क्वेश्चन के आंसर की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको इस तरह की ज़रूरत महसूस होती है। और कोशिश करें कि साथ के साथ आप अपना काम करते चलें, अपनी नोटबुक प्रिपेयर करें, ताकि बाद में हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और हमारा सारा काम जो है वो बड़ा स्मूथली हो जाए। थैंक्स फॉर दिस चैप्टर एंड हैव अ वेरी नाइस डे। See you in next lecture. Till then, be safe, stay at home.